हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसके कुछ पाठ हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग इससे ही संबंधित पढ़ने वाले हैं। सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है और लुसेंट्स अपने आप में ब्रांड है, तो आप लोग कहीं पता ही होगा। तो दुनिया कुछ भी कहे लेकिन लुसेंट्स अपने आप में एक ब्रांड्स है, क्योंकि लुसेंट्स से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है और महत्वपूर्ण बुक है, अपने आप में एक नोट्स की तरह है। तो लुसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और पढ़ते हैं। पिछले कुछ वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो एक बार विषय सूची देख लेते हैं जो हम पिछले वीडियो में कहाँ तक कर चुके हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्राचीन बिहार यानी कि बिहार का इतिहास यानी कि बिहार का संक्षिप्त परिचय हम इसमें देख लिए थे। उसके बाद पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन बिहार भी हम देख लिए हैं। मध्यकालीन बिहार भी हम पिछला वीडियो में देख लिए हैं। तो आगे हम आज मध्यकालीन बिहार हो गया है। उसके बाद मुगल शासन में बिहार और बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, आधुनिक बिहार, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार, ये सब एक एक कर हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट एक एक वीडियो में। तो आप लोग का अगर साथ रहा, आप लोग का एक सपोर्ट रहा तो पूरा बुक हम कवर करेंगे। और अगला वीडियो की और कौन से बुक आप कवर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर के वीडियो से संबंधित या पीडीएफ से संबंधित किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां जाकर ज्वाइन फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज हम देखते हैं कहाँ से पढ़े, विषय सूची एक बार देख लिए। तो आधुनिक बिहार से हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक बिहार से। तो आधुनिक बिहार काल की शुरुआत यानी कि आधुनिक काल की शुरुआत प्रायः 18वीं सदी के प्रारंभ से मानी जाती है। यानी आधुनिक काल की शुरुआत जो है सो प्राय यानी कि शुरुआती 18वीं सदी से प्रारंभ यानी कि शुरुआती 18वीं सदी के शुरुआती से मानी जाती है। हालांकि बिहार में यूरोपियों का आगमन 17वीं सदी में के प्रारंभ में ही हो गया था, यानी कि 18वीं सदी के प्रारंभ से ही आधुनिक बिहार को माना जाता है। हालांकि बिहार में यूरोपियों का आगमन जो हुआ था वह 17वीं शताब्दी के ही प्रारंभ में यानी कि शुरुआती में हो गया था बिहार में यूरोपियों का आगमन। उसके बाद है 1711 ईस्वी में डचों ने मुगल सम्राट जहांदार शाह से बंगाल एवं बिहार में व्यापार हेतु कुछ रियायतें प्राप्त किए थे। 1711 ईस्वी में डचों ने मुगल सम्राट जहांदार शाह से बंगाल एवं बिहार में व्यापार हेतु कुछ रियायतें प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है अलीवर्दी खान ने 1732 ईस्वी में बिहार का नायब नाजिम तथा 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खान ने 1732 ईस्वी में बिहार का नायब नाजिम तथा 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। यानी कि 1732 ईस्वी में बिहार का नायब नाजिम बना और 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने भोजपुर, टोकरी, चकवार, बेतिया, तिरहुत आदि क्षेत्रों के विद्रोही शासकों को शांत कर शांति व्यवस्था कायम की। उसने भोजपुर, टेकारी, चकवार, बेतिया, तिरहुत आदि क्षेत्रों को विद्रोह शासकों को शांत कर शांति व्यवस्था कायम किया। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने 1750 ईस्वी में सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने 1750 ईस्वी में सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात यानी कि 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। यानी कि बंगाल का नवाब
1740 ईस्वी में अली वर्दी खां ने बना था, और अली वर्दी खां को जब 9 अप्रैल 1756 ईस्वी में मृत्यु हो गया तो उसके बाद जो सिराजुद्दौला को जो मनोनीत किया था, तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। पलासी की युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। पलासी के युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, में अंग्रेजी की जीत हुई थी। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब घोषित कर दिया, यानी कि बना दिया। परंतु बिहार की वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण के हाथों में बनी। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, उसके पुत्र मीरन को, यानी कि मीर जाफर का पुत्र को बिहार का उप नवाब बनाया। उसके बाप यानी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर के पुत्र को मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया, और परंतु बिहार की वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण के हाथों में बनी रही। मुगल सम्राट अली गौहर अपने को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का अधिपति मानता था। मुगल सम्राट जो था सो अपने को अली गौहर अपने बिहार, बंगाल और उड़ीसा का अधिपति मानता था खुद से। पलासी युद्ध के पश्चात बंगाल की राजनीतिक अस्त व्यस्तता को देखते हुए उसने बिहार पर आक्रमण किया, जिसमें उसकी पराजय यानी कि हार हो गया। 1760 ईस्वी में जली गौहर, जिसने अब शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर लिया था। 1760 ईस्वी में अली गौहर जो था, जिसने अपने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर लिया था, बिहार पर आक्रमण किया, परंतु धन एवं साधन के अभाव में उसका यह अभियान भी बेकार साबित हो गया। 1760 ईस्वी में मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बन गया। 1760 ईस्वी में मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बन गया। उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध, अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्वच्छंद आचरण को देखकर उसे नवाब पद से हटाने का निर्णय किया। अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्वच्छंद आचरण को देखकर उसे नवाब पद से हटाने का निर्णय लिया। मीर कासिम भागकर पहले पटना आया और फिर लखनऊ जाकर नवाब सुजाउद्दौला से सहायता मांगी। उन दिनों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध में ही उपस्थित था। मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मीर कासिम भागकर पहले पटना आया और फिर लखनऊ जाकर नवाब सुजाउद्दौला से सहायता मांगी। उन दिनों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध में ही उपस्थित था। उन दिन भी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध में ही उपस्थित था, यानी वहां प्रेजेंट था। मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक गुट का निर्माण कर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध बक्सर में किया। एक और रिपीट कर लेते हैं। मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक गुट निर्माण कर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध बक्सर में किया। परंतु 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। बक्सर युद्ध के पश्चात, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। परंतु 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। 1722 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में
बक्सर युद्ध के पश्चात बिहार प्रशासन मिर्जा मस्जिद कासिम खां के द्वारा बिहार के डिप्टी गवर्नर धीरज नारायण राजा राम नारायण का भाई के सहयोग से चलाया जा रहा था। बक्सर युद्ध के पश्चात यानी कि बक्सर युद्ध के समय बिहार प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खां के द्वारा बिहार के डिप्टी गवर्नर धीरज नारायण यानी कि राजा राम नारायण का भाई के सहयोग से चलाया जा रहा था। दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। दीवानी अधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, तो कैसे मिला, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी लगान वसूली यानी कि टैक्स का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथे सौंप दिया गया। एक अलग संधि के माध्यम से कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए प्रांतपति का पद बनाया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी लगान यानी कि दीवानी टैक्स वसूली का अधिकार जो था सो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया गया, यानी कि सौंप दिया। एक अलग संधि के माध्यम से कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए उप प्रांतपति का पद बनाया। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में राजा राम नारायण तथा सीताब राय का नाम प्रमुख है। 1761 ईस्वी में राजबल्लभ भी बिहार के नायब के पद पर रहे। 1761 ईस्वी में राजबल्लभ भी बिहार के नायब के पद पर रहे थे। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी सैमुअल मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटा दिया गया और सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। उसी वर्ष टॉमस रम्बोल्ड पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त हुआ। 1769 ईस्वी में प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की बहाली हुई। 1769 ईस्वी में प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की बहाली हुई। इस अवधि में लगान वसूली यानी कि टैक्स वसूलने का काम जो था अत्यधिक कठोर और अन्यायपूर्ण ढंग से किया जाता रहा, जिसके कृषक वर्ग तथा आम आदमी की हालत दयनीय होती गई, यानी कि बहुत खराब बदतर स्थिति होता गया। 1770 ईस्वी में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, तो 1770 ईस्वी में बंगाल में और बिहार में भीषण अकाल पड़ गया था। लगान परिषद के अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज वेसिस्टार्ट 1770 से 1773 के बाद क्रमशः थॉमस लेन 1773 से 1775, फिलिप मिलनर डैक्टिस और 1775 से 1776, इसाक मेज और 1776 से 1777 तथा इवान ला और 1777 से 1780 की नियुक्त हुई। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। लगान परिषद के अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए थे, तो अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज वेसिटार्ट को 1770 से 1773 के बाद क्रमशः थॉमस लेन और 1773 से 1775 फिलिप मिलनर डैक्टिस 1775 से 1776 ईस्वी तक और इसाक सेज जो था वो 1776 से 1777 तथा इवान ला का जो अध्यक्ष की शासनकाल था वो 1777 से 1780 की ईस्वी तक उसका नियुक्त हुआ था। 1781 ईस्वी में लगान परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1781 ईस्वी में लगान परिषद को समाप्त कर दिया गया और उस स्थान पर रेवेन्यू चीफ और बिहार का पद सृजित हुआ और विलियम मैक्सवेल उस पद पर नियुक्त हुए। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। 1781 ईस्वी में लगान यानी लगान मतलब होता है टैक्स यानी कर, लगान परिषद को समाप्त कर दिया गया कब? 1781 ईस्वी में, और उस स्थान पर रेवेन्यू चीफ और बिहार का पद सृजित हुआ और विलियम मैक्सवेल उस पद पर नियुक्त हो गए। 28 अगस्त 1771 के पत्र द्वारा
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन को समाप्त करने की घोषणा की। 28 अगस्त 1771 के पत्र द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन को समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। जब 28 अगस्त 1761 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन को समाप्त करने की घोषणा किया, तो जिसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर नियुक्त किया गया था। गोलघर का निर्माण तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। गोलघर का निर्माण कब हुआ, और बिहार के एग्जाम के लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ, तो 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जॉन सोर को इसके कारण एवं प्रकृति की जांच हेतु नियुक्ति किया गया। जब 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा, तो जॉन सोर को इसके कारण एवं प्रकृति की जांच के लिए नियुक्त किया गया। जॉन सोर के एक अन्नागार के निर्माण के सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। जॉन सोर के एक अन्नागार यानी कि जब गोलघर का निर्माण किया गया था, उस समय अन्नागार यानी कि अनाज रखने की, यानी कि सभी जगह से अनाज इकट्ठा करके गोलघर में रखने के लिए उसको निर्माण किया गया। और सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। फौजीदारी प्रशासन भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे आया। 1790 ईस्वी तक अंग्रेजों ने फौजीदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। यानी कि 1790 ईस्वी तक अंग्रेजों ने फौजीदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले चुका था। पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड नियुक्त हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, यहाँ से इंपोर्टेंट ये लाइन हो जाता है कि पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को नियुक्त किया गया था। 1865 ईस्वी में पटना और गया जिले अलग अलग संगठित किए गए। 1865 ईस्वी में पटना और गया जिले को अलग अलग संगठित किया गया, और 1865 में दोनों को अलग अलग संगठित कर दिया गया था, पटना और गया का। 1886 ईस्वी में सारण जिले के दो भागों में बांटा गया। 1886 में या 1865 में पटना और गया को अलग अलग संगठित क्षेत्र में घोषित कर दिया गया, और 1866 में सारण जिले के दो भागों में बांटा गया, और एक भाग सारण तथा दूसरा भाग चंपारण कहलाया। जब 1866 ईस्वी में सारण जिले को दो भागों में बांटा गया, तो एक भाग को सारण कहलाया और दूसरा भाग चंपारण कहलाया। 1875 ईस्वी में तिरहुत को भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। मुजफ्फरपुर और दरभंगा कब बांटा, तो 1875 ईस्वी में मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। जमींदारों को प्रभावित करने के लिए सम्मान। चलिए जमींदारों को प्रभावित करने के लिए सम्मान पढ़ते हैं। जमींदारों को प्रभावित करने के लिए सम्मान। 1857 ईस्वी क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने जमींदारों को प्रभावित करने के लिए उन्हें उपाधि एवं सम्मान दिए। 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात यानी कि समय अंग्रेजों ने जमींदारों को प्रभावित करने के लिए उन्हें उपाधियों एवं सम्मान दिए। सम्मान एवं पुरस्कार पाने वालों में सासाराम के शाह कबीरुद्दीन, बाढ़ के मुंशी अमीर अली एवं मुजफ्फरपुर के कुलदीप नारायण सिंह सम्मिलित थे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सम्मान एवं पुरस्कार पाने वालों में जो सम्मिलित थे वो थे सासाराम के शाह कबीरुद्दीन, बाढ़ के मुंशी अमीर अली एवं मुजफ्फरपुर के कुलदीप नारायण सिंह सम्मिलित थे। उन सम्मानों के द्वारा अंग्रेजों जमींदारों को अपना समर्थक बनाने में कायम हुए। आरंभ में यानी कि शुरुआती में अंग्रेज दरभंगा महाराज एवं डुमराव के महाराज से काफी नाराज थे। शुरुआती में अंग्रेज दरभंगा महाराज और डुमराव के महाराज से काफी नाराज था, किंतु वे बाद में उनसे संतुष्ट हो गया। नेक्स्ट है नील विद्रोह। नील विद्रोह कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। 1860 से 1861 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ तो 1860 से 1861 ईस्वी तक उसमें वहाँ विद्रोह हुआ। इस समय उत्तर बिहार के दरभंगा एवं बेतिया जिले में भी जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी।
जाती थी। खेतिहार मजदूरों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था, यानी कि खेतिहार मजदूरों के साथ पशु की तरह व्यवहार उनके साथ किया जाता था। बंगाल के नील विद्रोह का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। 1866 ईस्वी में पंडौल मधुबनी में और 1867 ईस्वी में चंपारण में नील विद्रोह हुआ। 1866 में पंडौल मधुबनी में विद्रोह हुआ और 1867 में चंपारण में नील विद्रोह के कारण विद्रोह हुआ, किंतु यह जल्दी ही शांत पड़ गया। ये दोनों विद्रोह जल्द ही शांत पड़ गया। उसके बाद है ब्रिटिश सत्ता की चुनौती। तो ब्रिटिश सत्ता की चुनौती कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश सत्ता की चुनौती 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक, अर्थात प्लासी की लड़ाई से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक, बिहार के स्थानीय लोगों द्वारा अंग्रेजों की सत्ता को असंगठित या संगठित रूप में चुनौती दी जाती रही। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक, अर्थात प्लासी की लड़ाई से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक, बिहार के स्थानीय लोगों द्वारा अंग्रेजों की सत्ता को असंगठित या संगठित रूप में चुनौती दी जाती थी। इन चुनौतियों में बहावी आंदोलन और विभिन्न जनजातीय विद्रोह प्रमुख है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा ही एक सम्मिलित क्षेत्र या राज्य था जहां अंग्रेजों ने आरंभिक सफलता के साथ साथ सत्ता स्थापित कर विस्तार काम करना शुरू कर दिया था। अतः यही क्षेत्र अंग्रेजी राज के अत्याचार से पहले प्रभावित हुआ। अंग्रेजी को अत्याचार से पहला जो क्षेत्र प्रभावित हुआ था यही था, और इन्हीं इलाके के लोगों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया। इसमें बिहार का स्थान अग्रणी, यानी कि बिहार का इसमें भूमिका अग्रणी यानी कि आगे था। अंग्रेज विरोध संघर्ष का यह आरंभिक चरण था। अंग्रेज विरोध संघर्ष का यह यानी शुरुआती चरण था, जिसे प्रोटो नेशनलिज्म या पूर्व राष्ट्रीयता का चरण माना जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा। स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण जो था राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी। संघर्ष के दूसरे चरण के अंतर्गत भी बिहार में भूमिका महत्वपूर्ण रही। देश में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि महात्मा गांधी किनके बुलावे पर यानी कहने पर चंपारण गए थे, तो कौन किसान थे उनका नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाते हुए, और लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और किस अन्य बुक का कवर चाहते हैं, यानी कि अन्य किस बुक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक लाइक और अपना स्टडी ग्रुप में भी शेयर इस वीडियो को करना नहीं बोलेंगे, और एक सब्सक्राइब करना नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट अगला वीडियो लाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। फिर खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के विविध चरणों में बिहार की जनता ने सक्रिय भूमिका निभाई, खूब एक्टिव रहा। इस चरण में बिहार की एक अलग पहचान बनी। इस आंदोलन के भूमिका निभाने के कारण बिहार की एक अलग पहचान मिली। बहावी आंदोलन क्या था और कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। बहावी मत के आदि प्रवर्तक अरब का अब्दुल अल बहाव 1703 से 1787 तक चला। बहावी मत के आदि प्रवर्तक अरब का अब्दुल अल बहाव 1703 से 1787 तक था। उन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम बहावी आंदोलन पड़ गया। भारतवर्ष में इस आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 1786 में पैदा हुए सैयद अहमद बरेली थे। इस लाइन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। भारतवर्ष में इस आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 1786 ईस्वी में पैदा हुए सैयद अहमद बरेलवी थे। पहली बार पटना आने पर सैयद अहमद ने मोहम्मद हुसैन का अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया था। जब पहली बार सैयद मोहम्मद ने पटना आया तो मोहम्मद हुसैन को अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया।
दोबारा 1821 ईस्वी में आने पर उन्हें यहाँ 4 खलीफा नियुक्त किए गए। जब दोबारा 1821 ईस्वी में प्रथम बार जब आए तो उन्हें मोहम्मद हुसैन को अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया, और जब दूसरी बार 1821 ईस्वी में आए तो उन्हें यहाँ 4 खलीफा नियुक्त किया, जिनके नाम थे, वो 4 खलीफा के नाम पढ़ लेते हैं। मोहम्मद हुसैन, विलायत अली, इनायत अली और फरहत अली। सभी के अंतिम में अली लगा हुआ है, सिर्फ एक मोहम्मद हुसैन थे जिनके नाम में अली नहीं लगा हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे। 1831 ईस्वी में बालकोट की लड़ाई में सिखों के खिलाफ लड़ते हुए सैयद अहमद की मृत्यु हो गई। 1831 में जब बालकोट की लड़ाई में सिखों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उसी समय सैयद अहमद की मृत्यु हो गई। इस लड़ाई में सिखों का सेनापति शेर सिंह था। जब इस लड़ाई चल रहा था तो इस लड़ाई का सेनापति जो था तो सिखों के सेनापति शेर सिंह था। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकार तो दिल्ली के मोहम्मद नासिरुद्दीन को मिला, किंतु आंदोलन का व्यावहारिक नेतृत्व विलायत अली के पास रहा। बहावी आंदोलन मूलतः मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन था। बहावी आंदोलन मूलतः मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन था। इस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के 2 मुख्य केंद्र थे। पश्चिमोत्तर सीमांत के अफगान कबीलों की मदद से बहावियों ने सितना में एक स्वतंत्र राज्य गठन किया, जहां सैनिक और आर्थिक साधन पहुंचाने के लिए पटना में एक केंद्र बनाया गया। यहां से धन और स्वयंसेवक सितना भेजे जाते थे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस लाइन को। पश्चिमोत्तर सीमांत के अफगान कबीलों की मदद से बहावियों ने सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया, जहां सैनिक और आर्थिक साधन पहुंचाने के लिए पटना में एक केंद्र बनाया। यहां से पटना से धन और स्वयंसेवक सितना में भेजे जाते थे, पटना से। अगला है बंगाल का फराइजी आंदोलन। बंगाल का फराइजी आंदोलन इसी आंदोलन से प्रेरित था, जिसके नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे। बंगाल की फराइजी आंदोलन इसी आंदोलन से प्रेरित था और जिसके नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे, और 1828 से 1868 ईस्वी तक पटना इसका मुख्य केंद्र था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय पटना के बहावी आंदोलनकर्मी काफ़ी सक्रिय रहा, एक्टिव था। बिहार में बहावी आंदोलन का दमन करने के उद्देश्य से 1863 ईस्वी में अम्बेला और 1865 में पटना में बहावियों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए, केस लड़ा गया, उस पर मुकदमा चलाए गए और अनेक नेताओं को कारावास की सजा दी गई। 1868 ईस्वी में पटना में चुन्नी एवं मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। 1868 ईस्वी में पटना में चुन्नी एवं मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया गया और 1869 ईस्वी में अमीर खां को 1869 ईस्वी में अमीर खां एवं उसके साथियों को आजीवन कालापानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। तो अंडमान में कालापानी की सजा होता था, भेज दिया गया। हालांकि उसके बाद यह आंदोलन शिथिल पड़ता गया, परंतु ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भी यह भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। नेक्स्ट है बहावियों ने ब्रिटिश स्थानों पर। बहावियों ने ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी अपनाया। बहावियों ने ब्रिटिश संस्थाओं को बहिष्कार का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन नेताओं ने भी अपनाया। बहावी आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी। बहावी जो आंदोलन था वह केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था, यह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई था। इसके अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे। जो इसके अनुयायी थे वो अपने आप को अहले हदीस कहते थे। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक चला। तो चलिए पढ़ते हैं नोनिया विद्रोह क्या था और कैसे हुआ और किसके कारण हुआ। नोनिया विद्रोह बिहार में सोरे के उत्पादन का मुख्य केंद्र था, हाजीपुर। बिहार में सोरे के उत्पादन के लिए मुख्य केंद्र कौन था? तो हाजीपुर था। तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। तिरहुत, सारण और पूर्णिया भी था।
सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे। सोरा कुछ उपजाऊ था, फसल था। सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने वाले काम नोनिया करते थे। सोरा का उपयोग मुख्यतः बारूद बनाने में होता था। सोरा का उपयोग जो होता था तो बारूद बम बनाने में, मिसाइल बनाने में किया जाता था। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का शिकार इन्हें भी होना पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का शिकार भी इन्हें होना पड़ा। अतः इन्होंने भी अंग्रेजी राज के विरुद्ध छोटे मोटे ही सही किंतु विद्रोह किए। इन्होंने भी लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी तक चला, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लोटा विद्रोह क्या था? सन 1857 ईस्वी की क्रांति के पहले ही मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी राज के प्रति जनता में घोर असंतोष फैल गया। यहाँ के प्रत्येक कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार के निर्णय लिया कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी की बर्तन दिए जाएंगे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के पहले ही मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी राज के प्रति जनता में घोर असंतोष फैल गई और यहाँ के प्रत्येक कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। वहाँ जो जेल का कैदी था उसको पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन जब सरकार एक निर्णय लिया और उस निर्णय में कहा कि पीतल के लोटे की जगह सभी को अब मिट्टी के लोटे दिए जाएंगे। इसका कैदियों ने कड़ा विरोध किया कि नहीं, हमें पीतल का लोटा मिलता था, अब हम मिट्टी के लोटा क्यों ले। तो इसका विरोध किया। फलतः सरकार ने कैदियों को पुनः पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया और कितनों विरोध करने के बाद भी सरकार ने यहाँ कैदियों को पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया। फिर जब शुरू किया, इसका कैदियों ने विरोध किया तो सरकार ने भी माना इसको और पुनः पीतल का लोटा ही देना शुरू कर दिया। इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है इसी कारण। तो चलिए 1857 के पूर्व बिहार में आंदोलन एवं विद्रोह। तो 1857 के पहले बिहार में आंदोलन एवं विद्रोह हुआ, कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सन 1767 ईस्वी से छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर अभी वर्तमान में कहाँ है, तो झारखंड में स्थित है। जो 1767 ईस्वी से छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड में स्थित है कि आदिवासियों ने ब्रिटिश सेना का धनुष बाण और कुल्हाड़ी से लैस होकर विरोध करना शुरू कर दिया तथा घाटशिला में सन 1773 में भयंकर विद्रोह हुआ था। आदिवासियों ने दमामी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के तहत जमीन की पैमाइश और नई जमाबंदी का घोर विरोध किया था। 1795 ईस्वी से 18 ईस्वी के मध्य पंचेत तथा अन्य क्षेत्रों में विद्रोह होते रहे। 1771 ईस्वी के बाद से पलामू और छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और उराव जनजाति के लोगों ने भी ब्रिटिश शासन का विरोध किया। 1797 ईस्वी में तामर के विद्रोहियों ने भी साथ दिया। सन 1819 से 1820 ईस्वी में रुदन और कंता के नेतृत्व में तामर के मुंडा लोगों ने भीषण विद्रोह कर दिया और कई महीनों तक यह संघर्ष चलता रहा तथा सैनिक कार्रवाई के बाद ये लोग अंग्रेजी सरकार की गिरफ्त में आ गए। जब सैनिक कार्रवाई हुआ तो उसके अधीन यह अंग्रेजी सरकार की गिरफ्त में आ गए। तमार विद्रोह 1789 से 1794 ईस्वी तक चला, तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या था। 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर जो झारखंड में अभी स्थित है वर्तमान में, छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया गया था। जो तमार विद्रोह है, किसानों के द्वारा यानी जमींदारों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया शुरू हुआ था। यह विद्रोह लगभग 1794 ईस्वी तक चलता रहा, यानी कि 1789 से शुरू हुआ और 1794 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल की व्यवस्था की। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी तक चला, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि चेरो विद्रोह क्या था। 1770 ईस्वी के आसपास से ही अंग्रेज पलामू के दुर्ग पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत थे।
अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति राय से दुर्ग की मांग की। छत्रपति राय से मांग की, परंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे। इससे अंग्रेजों तथा चेर शासक के बीच युद्ध हुआ। जब वो इनकार कर दिए तो इससे अंग्रेज तथा शेर शासक के बीच युद्ध होना शुरू हो गया और अंततः 20 फरवरी 1771 में इस दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय शासक बना। 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन से सपोर्ट से चूड़ामन राय शासक बन गया। इसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और 1800 ईस्वी में चेरी के विरुद्ध ने खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया। भूषण सिंह जो स्वयं एक चेरे थे, भूषण सिंह जो था से एक स्वयं चेरे थे के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और 1802 ईस्वी में भूषण सिंह पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई, परंतु इसके बाद भी विद्रोह जारी रहा। भूषण सिंह के फांसी के बाद भी हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी तक चला। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, हो विद्रोह क्या था। अंग्रेजों द्वारा संरक्षित सिंहभूम वर्तमान में झारखंड में स्थित है। सिंहभूम जो है सो अभी वर्तमान झारखंड में स्थित है। के राजा जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों द्वारा संरक्षित यानी कि एब्जॉर्ब इकट्ठा संरक्षित सिंहभूम वर्तमान झारखंड में स्थित है के राजा जगन्नाथ सिंह थे। इन्होंने अब जनजातियों का दमन करना चाहा। तब 1820 से 21 ईस्वी में छोटा नागपुर के हो लोगों ने जबरदस्त विद्रोह किया। अंग्रेजों ने हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने हेतु हो को राजा के विरुद्ध सहायता देना स्वीकार कर लिया, परंतु कालांतर में धोखा दे दिया। इससे वहां के हो जनजाति के लोगों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। 1821 ईस्वी में 1 महीना तक अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। 1821 ईस्वी में 1 महीना तक लगभग अंग्रेजी सेना का डटकर इन्होंने मुकाबला किया हो जातियों ने। करने के बाद अंततः वो लोगों को मजबूर होकर अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा और बाद में अंततः मजबूर हो गए और उसके बाद अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। कोल विद्रोह क्या था जो 1831 से 1832 तक चला। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। 1831 ईस्वी में कहाँ हुआ था कोल विद्रोह? तो छोटा नागपुर में हुआ, जो अभी वर्तमान झारखंड में स्थित है। यह विद्रोह भारत के इतिहास में अपना एक अविस्मरणीय स्थान रखता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह का मुख्य कारण था कि भूमि संबंधी असंतोष था। वास्तव में यह मुंडों का विद्रोह था, जिसमें हो, उरांव एवं अन्य जनजातियों के लोग भी शामिल थे। इसमें हो और मुंडा लोगों पर ही परंपरागत रूप से ग्राम्य प्रशासन और लगान वसूली की जिम्मेदारी होती थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस अंचल की जमींदारी विभिन्न राजाओं को दे दी गई थी। ये जमींदार अपने रैयतों से अनाप शनाप कर वसूल करते थे, जिससे वहां के निवासी कोलों का असंतोष बढ़ने लगा। परंतु कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण छोटा नागपुर के महाराजा भाई हरनाथ शाही द्वारा इनकी जमीन को छीनकर अपने प्रिय लोगों को सौंप दिया जाना था। शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध रांची हजारीबाग शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध रांची हजारीबाग पलामू तथा मानभूम के पश्चिमी हिस्से में फैले इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत, बिंद राय, सिंह राय एवं सुरगा मुंडा। ये सब नेता थे। बुद्ध भगत एवं उनके परिजनों के साथ इस विद्रोह में 800 से 1000 लोग मारे गए थे। सिंह राय, बिंद राय एवं सुरगा अंत तक लड़ते रहे, लेकिन अंततः 19 मार्च 1832 ईस्वी को उन्होंने अंग्रेजी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए, भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 तक चला, तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या था भूमि विद्रोह और इसके बारे में भूमिज विद्रोह।
अंग्रेजी सरकार ने वीरभूमि के जमींदारों पर इतना राजस्व बढ़ा दिया कि उसे चुका कर भरण पोषण करना किसानों और छोटे जमींदारों के लिए बहुत कठिन हो गया था। लाल हेम्ब्रम ने आज़ाद हिंद फौज के अनुरूप संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया। सन 1945 ईस्वी में लाल हेम्ब्रम ने महात्मा गांधी के आदेश पर आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1945 ईस्वी में लाल हेम्ब्रम ने महात्मा गांधी के आदेश पर आत्मसमर्पण कर दिया। किसके कहने पर? तो महात्मा गांधी के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में 1946 ईस्वी में वे रिहा हो गए। ताना भगत आंदोलन कैसे हुआ और क्यों हुआ, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ताना भगत आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताना भगत आंदोलन शुभारंभ कब हुआ था, शुरुआत कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले के गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के नावाटोली ग्राम से हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नया धार्मिक आंदोलन उरांव द्वारा आरंभ किया गया, जिसे कुरुख धर्म या कुरुखों का धर्म कहा गया था। जतरा भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तनाव भगत आंदोलन के जतरा भगत प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के। ताना भगत आंदोलन बिहार की जनजातियों का राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक उदाहरण है। ताना भगत आंदोलन बिहार की जनजातियों का राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक उदाहरण है। मूलतः यह आंदोलन भी जमींदारों, प्रशासन तथा टिकुओं बाहरी लोगों के अत्याचारों के विरुद्ध था, किंतु इसमें हिंसात्मक संघर्ष के बदले संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया गया कि इसमें हिंसा न हो और संवैधानिक रूप से इसको अपनाया जाए। ये आंदोलनकारी कांग्रेस के कार्यक्रम और गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित थे। इन्होंने खादी का प्रचार किया, ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध किया। इन्होंने खादी का प्रचार किया तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध कर दिया। इनकी मुख्य मांगे थी कि श्वसन का अधिकार, लगान का बहिष्कार हो तथा मनुष्य को समता मिले। 1919 ईस्वी तक इस आंदोलन का बृहत स्तर पर प्रसार हो चुका था। असहयोग आंदोलन के समय ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी इसमें भाग लिया और मदिरा के दुकानों पर धरना आदि कार्यक्रम को समर्थन दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी यह आंदोलनकारी काफी सक्रिय एक्टिव था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं कृष्ण वल्लभ सहाय को वे अपना मार्गदर्शक मानते रहे। शिबू माया देविया आदि इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता थे। तो ये आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शिबू माया देविया आदि ये तीनों आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो चलिए स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार 1857 से 1947 तक इसका शासन रहा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 7 से 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले, जो अब झारखंड में पड़ता है। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बिहार में 7 जून से 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले में हुआ है, जो देवघर जिले अब अभी वर्तमान झारखंड में है। रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। यहाँ 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय है। यहाँ 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। इस विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा सख्ती से कुचल डाला गया तथा विद्रोह में शामिल तीनों सैनिकों को 16 जून को फांसी दे दी गई। तीनों सैनिकों को 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता
पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। पटना सिटी के चौक तक के इलाकों को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। पीर अली के घर को नष्ट कर दिया गया तथा पीर अली समेत 17 व्यक्तियों को फांसी दी गई। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिक विद्रोही हो गए और उन्हें शाहाबाद जिले में पहुंचकर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर वो आरा जिला में पड़ता है, जो जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विप्लव प्रारंभ किया। कुंवर सिंह ने कमिश्नर टेलर के आग्रह को ठुकराकर अपने 400 सैनिक के सहयोग से संघर्ष प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने 27 जुलाई को आरा पर नियंत्रण कर लिया। आरा में हुए युद्ध में कैप्टन डनबर सहित कई अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। 30 जुलाई 1857 ईस्वी को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया था। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर 26 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ में अंग्रेज को हराया था। तेईस अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आए ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पराजित किया, लेकिन इस लड़ाई से पूर्व शिवपुर घाट पर नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस के तोप के गोले से उनका बायां हाथ बुरी तरह से घायल हो गया था। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आए ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पराजित किया, हरा दिया, लेकिन इस लड़ाई से पूर्व शिवपुर घाट पर नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस के तोप के गोले से उनका बायां हाथ यानी वीर कुंवर सिंह का बायां हाथ बुरी तरह से घायल हो गया तथा 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। संघर्ष का क्रम उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। संघर्ष का जो क्रम बच गया उसका उन्होंने यानी कि कुंवर सिंह का भाई जो अमर सिंह थे वो बढ़ाया। शाहाबाद में उनका नियंत्रण बना। 9 नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं हो सका था। महारानी द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले थे। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बंगाल, गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ यानी कि शुरू हुआ था 1916 में होम रूल आंदोलन। श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में यह होम रूल चला था। मद्रास तथा बंगाल, गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। कहाँ? तो पूना में। 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को पटना में मजहरुल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ था। मजहरुल हक के नेतृत्व में, जिसमें पटना में होम रूल की स्थापना पर विचार विमर्श के उपरांत बिहार में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक बनाए और इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था यह बनाए गए तथा सचिव बने चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह। 2 सचिव बने, चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कुछ। बिहार का चंपारण जिला 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा। बिहार का चंपारण जिला 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा। इसी सत्याग्रह के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी बने।
मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने। इसी सत्याग्रह के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो महात्मा गांधी बने। उस समय वहां अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों को बलात् नील की खेती के लिए बाह्य किया जाता था, यानी कि उकसाया जाता था नील की खेती के लिए। किसानों को प्रत्येक बीघे पर 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य था, यानी कि किसानों को प्रत्येक 3 कट्ठे यानी कि प्रत्येक बीघे पर यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठे नील की खेती के लिए अनिवार्य कर दिया गया था या करनी होती थी, जिसे 3 कट्ठिया व्यवस्था कहा जाता था। इसके बदले उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। इसके कारण किसानों तथा खेतीहार मजदूरों में भयंकर आक्रोश था, गुस्सा था। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ देशवासियों तथा गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया, यानी कि इधर की ओर खींचे ध्यान को। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात कही गई। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति बैठाया जाए। मुरली भरवा गांव के निवासी मुरली भरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे। गांधी जी चंपारण आए किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे। वे कलकत्ता में थे उस समय महात्मा गांधी, तो 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा वहां से मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे। 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को मोतिहारी चंपारण में पहुंचे और 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। स्थानीय प्रशासन ने हालांकि उनके आगमन तथा आचरण को गैर कानूनी घोषित कर उन्हें गिरफ्तारी कर लिया, किंतु बाद में बिहार के तत्कालीन उप राज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी की वार्ता के लिए बुलाया और किसानों के कष्टों की जांच के लिए एक समिति की गठन किया का प्रस्ताव रखा, जो चंपारण की कमेटी कहलाई। आरंभिक किसान आंदोलन कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने छपरा सारण के विभूषण प्रसाद एवं अन्य किसानों को भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा मिली, जुनून हुआ। जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात विभूषण प्रसाद ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में राज्य के गुमास्तों के अत्याचार के विरुद्ध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिलों तक फैल गया। महाराजा दरभंगा ने आंदोलन का प्रभाव नष्ट करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया। 1922 ईस्वी में कराया गया। प्रांतीय गठन का सभा 1922 ईस्वी में कराया गया। कालांतर में महाराजा किसानों की कुछ मांगे स्वीकार कर ली गई और आंदोलन शिथिल पड़ गया, यानी कि सुस्त हो गया, आंदोलन कुछ धीमा पड़ गया। किसान सभा में क्या हुआ? 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। 1922 से 1923 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद और जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहटा पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की तथा 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई तथा स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने, यानी कि किसान सभा के अध्यक्ष जो बने, जो स्वामी सहजानंद बने और इसके अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। इसे बिहार के गांव में में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यायन और पंचानन शर्मा
यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। ये सब किसान सभा आंदोलन को फैलाने में। अगला है 1935 ईस्वी में किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास किया। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले में बरहिया ताल या बकासत आंदोलन चलाया गया। 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और प्रोफेसर NG रंगा का इसका सचिव बनाया गया। मजदूर आंदोलन दिसंबर 1919 ईस्वी में जमशेदपुर व जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल में हुई, जो जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में। 1920 ईस्वी में SN हल्दर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जगदीशपुर वर्कर्स एसोसिएशन तथा 1929 ईस्वी में मानिक होमी के नेतृत्व में जमशेदपुर लेबर फेडरेशन की स्थापना किया गया। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। दिसंबर 1919 ईस्वी में जगदीशपुर व जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई। 1920 में SN हल्दर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन तथा 1929 ईस्वी में मानिक होमी के नेतृत्व में जमशेदपुर लेबर फेडरेशन की स्थापना हुआ। सुभाष चंद्र बोस और प्रोफेसर अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ल, बसावन सिंह, वज्रनंदन शर्मा और बलेश्वर सिंह आदि मजदूर आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता रहे। 1929 ईस्वी में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के आगामी अध्यक्ष चुना गया। 1937 से 1939 ईस्वी के बीच तथा आगे भी बिहार में अनेक स्थानों पर हड़तालें हुई। बिहार में 1937 से 1939 ईस्वी के बीच तथा आगे भी बिहारों में अनेक स्थानों पर जगहों पर हड़ताल हुआ। इस आंदोलन के क्रम में जमशेदपुर में दिए हुए भाषण के लिए जयप्रकाश नारायण को 18 जनवरी 1940 को गिरफ्तार करके उन्हें 9 महीने की कड़ी सजा दी गई। 1942 से 1944 और 1947 में अनेक सभा एवं हड़तालों का आयोजन हुआ। 1942 2 साल बाद फिर 1944 और 1944 से फिर 3 साल, यानी कि 2 साल का गैप बीच में था 1942 से 44 में, और 1944 से 47 में 3 साल का गैप के बाद अनेक सभा और हड़तालों का आयोजन हुआ। पटना युवा संघ 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना हुआ। 1929 ईस्वी में इसकी शाखाएं बिहार के अनेक नगरों में स्थापित हो गई, इनके ब्रांच, और इसके फलस्वरूप बिहार में युवा आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जब विजयी राष्ट्रों ने तुर्की के सुल्तान के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के स्वशासन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया, तो भारतीय मुसलमानों तथा राष्ट्रवादियों का गुस्सा भड़क उठा और इसकी परिणति खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 ईस्वी के रूप में हुआ। इसमें मौलाना मजहरुल का हक का सक्रिय सहयोग रहा। 16 फरवरी 1919 ईस्वी को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। 30 नवंबर 1919 को एक सभा में हसन इमाम में शांति समारोह के बहिष्कार की बात कही गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में रांची में भी ऐसी ही प्रस्ताव पारित किया गया। 19 मार्च 1920 को मुसलमानों ने समूचे बिहार में हड़ताल की। 19 मार्च 1920 को मुसलमानों ने समूचे बिहार में पूरे बिहार में हड़ताल किया, जिसका व्यापक असर हुआ। अप्रैल के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। 1920 में खिलाफत आंदोलन पूरी बिहार में फैल गया था। असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग कुछ मित्रों को जानकारी होगा, तो चलिए पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
किस अधिवेशन में की हुआ था और कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ था, किंतु इसके पूर्व में ही बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो चुका था। यानी कि इससे पहले ही बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था उसको पारित हो चुका था और राष्ट्रवादियों ने सरकार से असहयोग आरंभ कर दिया था। 29 अगस्त 1918 ईस्वी को कांग्रेस ने अपने बंबई अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया, जिसकी अध्यक्षता बिहार में प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की थी। अधिवेशन में रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए हसन इमाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव किया गया। इस बीच क्रांतिकारियों के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट के कुछ उपबंधों का इस्तेमाल किया गया। इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ गया। इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ गया। बिहार में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हड़ताल हुआ। बिहार में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हड़ताल हुआ। इसके कानून खिलाफ के आंदोलन के अनुसार असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। उसी समय अन्य नेताओं CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय ने भी वकालत छोड़ दिया। महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह तथा ब्रजनंदन प्रसाद आदि ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा पटना करने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी द्वारा किया गया था। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाविद्यालय के प्राचार्य बने। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। कब? 30 सितंबर 1921 ईस्वी को। 22 सितंबर 1921 ईस्वी को ब्रिटेन के युवराज का पटना आगमन हुआ। ब्रिटेन का युवराज आए 22 सितंबर 1921 को। इन दिन पूरे शहर में हड़ताल रखी गई थी। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया गया, यानी कि रोक दिए। इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। इन घटनाओं का असर बिहार पर भी हुआ तथा असहयोग आंदोलन का प्रभाव समाप्त होने लगा। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन ने बिहार में राजनीतिक चेतना जगाने में निर्णायक भूमिका निभाई। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन ने बिहार में राजनीतिक चेतना जगाने में निर्णायक भूमिका निभाई। बिहार अब पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य धारा से जुड़ गया। इस आंदोलनों का सबसे व्यापक प्रभाव तत्कालीन मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिले में देखा गया। आरा, गया, रांची, गिरिडीह, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया के नगर में भी इससे प्रभावित हुए। पटना इसका मुख्य केंद्र बना रहा। पटना इसका मुख्य केंद्र था। मुसलमानों में भी एक नई चेतना जगी। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के क्रम में ही फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारते शरिया संस्था का गठन हुआ, जो अभी भी सक्रिय है। इसका कार्य क्षेत्र बिहार एवं उड़ीसा था। इसके माध्यम से मुसलमानों द्वारा सभी धार्मिक और सामाजिक मामलों पर
मामलों में सरकारी संस्थाओं की सहायता के बिना निर्णय लेने और इनका समाधान करने की व्यवस्था की गई थी। स्वराज दल की स्थापना 1922 में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन में बिहार के गया नगर में हुआ था। स्वराज दल का स्थापना 1922। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास कर रहे थे। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे स्वराज दल के। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने या इसके बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में हुआ। परंतु मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सत्यमूर्ति आदि विधायकों में प्रवेश करने के पक्ष में थे। इन्होंने स्वराज दल का गठन किया था। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ तथा श्री कृष्ण सिंह इसके नेता बनाए गए। 2 जून को पटना में इसकी आरंभिक बैठक हुई। बिहार में स्वराज दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। स्वराज दल की बिहार में विफलता मिली। दिसंबर 1923 तक स्पष्ट हो चुकी थी तथा 1925 तक यह दल अप्रभावी हो गया। साइमन कमीशन का बहिष्कार कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो जाएगा तो बहुत लंबा वीडियो देखने में इरिटेट भी महसूस होने लगता है, फीलिंग होने लगता है, चिड़चिड़ापन भी जैसा लगने लगता है। तो मिलेंगे साइमन कमीशन का बहिष्कार कैसे हुआ और क्यों हुआ और कब हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग एक लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक करना कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सभी दोस्तों के साथ यह वीडियो पहुँच जाए। और सभी दोस्त, आप जानते ही हैं कि लुसेंट्स अपने आप में एक ब्रांड है, तो लुसेंट्स का ही बिहार सामान्य ज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। और पूरा वीडियो अगर आप लोग का पूरा सपोर्ट रहा तो पूरा बुक हम पूरा कवर करेंगे। और आप लोग दूसरा बुक के बारे में आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाते हुए, और अपना स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा। और अब वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। आप लोग का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने में, और इससे हम एक्साइटेड होते हैं, खुशी मिलती है। तो एक लाइक में आप लोग का कुछ नहीं जाता है। तो मिलेंगे साइमन कमीशन का बहिष्कार से अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।